ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है, लेकिन अब तीसरी लहर की ओर चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये बच्चों में खतरनाक हो सकती है। थर्ड वेव यानी तीसरी लहर कब आएगी? आएगी तो कैसी रहेगी? हमारी तैयारी कैसी है? क्या तब तक वैक्सीन अपना काम कर चुकी होगी? ये ऐसे कई सवाल हैं जो हमसे और आपसे सीधे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कोरोना, पोस्ट कोरोना, कोरोना के बाद आने वाली दिक्कतें, कोरोना के दौरान आने वाली दिक्कतें, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हम रोजाना इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं। हमारे साथ जुड़े होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपकी जिज्ञासाओं, आपकी शंकाओं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं अपनी विशेष राय देकर। आज हमारे साथ हैं एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। डॉक्टर अंजन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, शुक्रिया। डॉक्टर रंजन, जिस तरह से कार्यक्रम के शुरुआत में हमने बात की कि तीसरी लहर की बात चल रही है, कहा जा रहा है कि ये बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा चपेट में लेगी, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि हमें बच्चों को इससे बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए हमें कितनी तैयारी रखनी चाहिए? और डॉक्टर, इसके साथ साथ एक सवाल ये भी जुड़ रहा है कि ये भी देखा जा रहा है कि तीसरी लहर के डर से बच्चों को जो है, जो पेरेंट्स हैं, वो बेवजह दवाएं भी दे रखी हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो बच्चों को बचाना लाजमी है और हमें बच्चों को जिसको हम बोलते हैं कोविड बिहेवियर, बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा सा मास्क डालना सिखा दें, हाथ धोना सिखा दें। और ये थोड़ा सा मुश्किल होता है कि बच्चों को खेलना भी होता है, पार्क में भी जाना होता है, इकट्ठे बैठ के खाना भी खाना होता है। ये बच्चों की डेवलपमेंट का एक पार्ट माना गया है पूरी दुनिया में। बट अभी कुछ समय के लिए इसको रोकना पड़ेगा, तो उनको ये कोविड वाला बिहेवियर बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि आप चीजों को हाथ लगा के नाक में मत डालिए, आंख में मत डालिए, कान में मत डालिए, हाथ धोइए। तो वो बिहेवियर सिखाना पड़ेगा। दूसरी बात आपने बोली कि कोविड के डर से माँ बाप बच्चों को मल्टीविटामिन, विटामिन सी, जिंक, ये सब खिलाए जा रहे हैं। ये उनको खिलाने की जरूरत नहीं है। एक तो इस पे खर्चा ज्यादा होता है, उसका कोई फायदा नहीं है। कोई ऐसा स्टडी ही नहीं है पूरी दुनिया में जो कहता है कि अगर आप बच्चे को मल्टीविटामिन खिलाएंगे तो बच्चे को कोरोना नहीं होगा या कोविड-19 नहीं होगा। इससे बेहतर है कि आप बच्चे को एक न्यूट्रिशियस खाना खिलाइए। जो भी आपके घर में खाना बनता है, अच्छा साफ सुथरा, वो बेशक वेजिटेरियन हो, बेशक नॉन वेजिटेरियन हो, बेशक जिस मर्जी प्रांत में आप रहते हो, चपाती दाल हो, चावल दाल हो, सांभर हो, इडली हो, जो भी आपके घर में बनता है, वो उसको स्वच्छ न्यूट्रिशियस खाना खिलाएं। उससे बढ़िया इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई और रास्ता नहीं होता है बच्चों के लिए। जी डॉक्टर रंजन, बच्चों में भी क्या वही सब लक्षण देखे जाएंगे या वही सब लक्षण आ सकते हैं जो कि वयस्कों में या बुजुर्गों में कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान देखे गए? ये थोड़ा सा मीडिया में काफी खबरें आ रही हैं जो थोड़ी सी इनकम्प्लीट भी होती हैं कि तीसरा वेव जो आएगा वो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करेगा। एक एक्स स्टेट के अंदर इतने बच्चे सीरो पॉजिटिव पाए गए। वो सीरो पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लक्षण दिखा रहे हैं बीमारियों के। हमने पिछले 1.5 साल में ये देखा है कि बच्चों को अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उनको इतनी गंभीर बीमारी नहीं होती है। बच्चों को सिम्टम भी कम आते हैं। अभी कोई भी बच्चे पूरी दुनिया में वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो बच्चों के अंदर इस बीमारी के लक्षण कम आते हैं। अगर वो पॉजिटिव भी आ जाएं तो उनके बॉडी में उतनी भयंकर किस्म से सिम्टम नहीं आते जो एक बुजुर्ग में आएंगे या जो एडल्ट में आएंगे। तो इनहेरेंटली बच्चे इस बीमारी को अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं, आप ये कह सकते हैं। जी, लेकिन इससे कहीं ना कहीं बुजुर्गों में और वयस्क लोगों में खतरा बना रहता है कि अगर आपके घर के बच्चे संक्रमित हुए तो हो सकता है कि आप भी संक्रमित हो सकते हैं। नहीं, इसमें हो सकने की बात नहीं है। यही एक कारण है कि अगर बच्चे संक्रमित हुए तो वो आके
हर घर घराने के अपने रिवाज होते हैं। वो छोटे बच्चे आएंगे, अपने दादा दादी के गले लगेंगे, पाँव को हाथ लगाएंगे, उनकी गोदी में बैठेंगे, माता पिताजी के बाद बैठेंगे। तो ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि अगर बच्चों को ज्यादा सिम्टम नहीं होते हैं, बट अगर वो संक्रमित हो तो उनसे बुजुर्गों को बीमारी जल्दी फैलती है और फिर बुजुर्ग अफेक्ट हो जाते हैं और उनकी बीमारी सीरियस हो जाती है। तो इसलिए पश्चिम देशों में भी कहा गया था, अभी भी कहा जाता है कि अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को गले मत मिलिए। जी डॉक्टर अंजन, अब हम अपनी इस चर्चा को थोड़ा रुख करते हैं और वैक्सीनेशन की ओर इसको मोड़ते हैं। डॉक्टर अंजन, काफी लोगों को, हमारे देश के अंदर करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और कई लोग इससे अफेक्ट हो भी चुके हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। ऐसे में हर्ड इम्यूनिटी के लिए कितनी आबादी को वैक्सीनेट करना जरूरी है और हम कब तक हर्ड इम्यूनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, ये जो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है वो भी एक कंसेप्ट है जो ये नहीं है कि 100% ट्रू है। एक एरिया की में जितने लोग हैं उनमें कम से कम 60 से 70% से ज्यादा लोगों को इम्यूनिटी हो जाए तो हम सोच सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। बट हिंदुस्तान में ये है कि हिंदुस्तान में फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत है, काम करने वालों की पॉपुलेशन बहुत है। तो वो फ्लोटिंग पॉपुलेशन को भी आपको एक एरिया में लेना पड़ेगा जब आप एक एरिया की हर्ड कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। जो छोटे देश हैं, जो बिल्कुल छोटे से देश हैं, ऐसे कितने देश हैं यूरोप के अंदर जो उत्तर प्रदेश से भी छोटे हैं, उनकी आबादी दिल्ली से भी कम है। वहां पे ये हर्ड इम्यूनिटी का हो जाना और वैक्सीनेशन लगा के ये और यहाँ इन्फेक्शन होने से ये होना ज्यादा आसान है। दिल्ली में तो बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से काम करने आते हैं, वापस चले जाते हैं महीने बाद। सो हर्ड इम्यूनिटी का होना अभी बहुत दूर है, बट हमें इस के बारे में कम सोचना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जी डॉक्टर, वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों के अंदर बहुत सी शंकाएं हैं, बहुत से सवाल हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहां पे भी वैक्सीनेशन की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। ऐसे में जब तक वैक्सीनेशन हमें लग नहीं जाता, पहली या दूसरी डोज लग नहीं जाती, तब तक हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, आपके सवाल के दो भाग हैं। एक है कि ग्रामीण इलाके में क्या है। ग्रामीण इलाके में अगर आप मीडिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये बताया गया है कि उनके अंदर बहुत सारी गलत फहमियां हैं। हमने अपने खुद सुना है, देखा है टीवी के अंदर। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश से कि हम वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं। इससे कोई 45 साल के आदमी थे 2-3, वो कहते थे कि हम नामर्द हो जाएंगे, हमें बताया गया है। तो ऐसे जो अफवाहें फैला रहे हैं ये तो बिल्कुल गलत है, इनको रोकना चाहिए। हमारी सरकार को, हमें, आपको, जो भी हमारे कांटेक्ट में आए, ये देखना पड़ेगा कि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। इस वैक्सीन से ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि कोई नामर्द हो जाएगा या कुछ ऐसा कुछ होगा। तो जब तक हम ये ग्रामीण लोगों तक नहीं बात पहुंचाएंगे, समझाएंगे, तो वो जिसको हम अंग्रेजी में वैक्सीन हेजिटेंसी बोलते हैं, वो रहेगी उनके अंदर। जी, एक बार वैक्सीन उनको मिल जाएगा फिर उनको पता चलेगा। आप सुन रहे हैं कि हर गांव में बहुत सारी लोगों की मृत्यु हो रही है। उनको ये समझाना पड़ेगा कि वैक्सीन लगाने से कोई शर्तिया ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, बट आपको अगर दोनों इंजेक्शन लग जाएंगे तो कोविड होगा भी। तो 100% तो नहीं, कम से कम 85% तो चांसेस हैं कि वो इतना खतरनाक नहीं होगा। जी, ये समझाना है। और जब तक वैक्सीन नहीं लगेगा तब तक आपको वो कोविड बिहेवियर, हाथ धोना, मास्क लगाना, 6 फुट की दूरी रखना, वो फॉलो करना पड़ेगा। जी डॉक्टर, अभी हमारे पास 2 वैक्सीन अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और आने वाले वक्त में शायद 2 से 3 या 4 या 5 वैक्सीनें भी हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसे में मरीज या व्यक्ति यही साइंटिफिकली एनालिसिस करते रहते हैं कि उसका प्रिंसिपल ये है इसलिए हमें वो वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, उस वैक्सीन का प्रिंसिपल ये है हमें वो वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्या ये एनालिसिस हमें करना जरूरी है? देखिए, मैं खुद भारतीय हूं और मैं ये बिल्कुल पक्के तरीके से कह सकता हूं कि हम लोग जो भारतीय हैं, हमें डिस्कशन करने की बहुत ज्यादा आदत है। हम कभी भी किसी चीज को नहीं मानते हैं, हम डिस्कस करेंगे, 4 लोगों से बोलेंगे। ऐसे ही हम वैक्सीन के बारे में बोल रहे हैं। अब देखिए, जब मैंने वैक्सीन लगाया तो मैंने तो एक बार भी नहीं सोचा था, जो मेरे अस्पताल में मिलता था मैंने लगवा लिया था, बिकॉज मुझे अपने सरकार पे भरोसा है। मुझे जो डॉक्टर सरकार में बैठे हैं, मैं भी डॉक्टर हूं, जो ये सब डिसीजन लेते हैं उन पे भरोसा है। और ये आप और मैं खुद भी डिसाइड नहीं कर सकता
कि कौन सा वैक्सीन कैसे बना है, बिकॉज वो मेरा फील्ड ही नहीं है, मेरी स्पेशलिटी किसी और की है। तो ये जो आम पब्लिक है, आम जनता है, अगर वो सोचेंगे, अखबारों की कटिंग लेंगे या व्हाट्सएप के सोशल मीडिया से कटिंग लेंगे कि एक वैक्सीन है जी वो 70% इफेक्टिव है, दूसरी 75% है, तीसरी 73% है, तो मुझे कौन सी लेनी चाहिए, ऐसा सोचना और डिस्कशन करना एक आम जनता के लिए ये ठीक नहीं है। हमें साइंटिफिक डाटा एनालाइज कैसे करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नहीं आता है। तो अगर एक सरकार जो हमारी है, जो नीति आयोग है, ये प्लानिंग कमीशन पहले जिसे बोला जाता था, उनमें जो डॉक्टर बैठे हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमारी पूरी सरकार के ने कमेटी बना रखी है, जो वो वैक्सीन हमारे देश में लाते हैं वो सब कुछ देख के लाते हैं, उसका डाटा देखते हैं, कौन सी कंट्री में क्या हुआ उसके मुताबिक लाते हैं। और आप एक हमेशा बात याद रखिए कि अगर एक वैक्सीन है, वो कहता है, हम उदाहरण दे रहे हैं कि ये 75% ये एफिशिएंट है, उस 75% में आप आएंगे और मैं आएंगे मुझे नहीं मालूम है। 25% तो फिर भी इन्फेक्ट हो जाएंगे, उन पे वो वैक्सीन के एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। तो इसलिए ज्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोविशील्ड मिल रही है और अगर वो प्राइवेट अस्पताल में मिल रही है और आपको अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कोविशील्ड लगा लीजिए। अगर आप कोवैक्सीन आपके घर के पास मिल रही है, मुफ्त है, आप अपने माता पिताजी को वहां ले जा सकते हैं, तो कोवैक्सीन लगवा लीजिए। जी, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमें लगवानी है, हमें डिस्कशन नहीं करना। अगर आपने डिसाइड करना है तो आप अपना परिवार बैठिए, 4 लोग बैठ के घंटे में डिसाइड कर लीजिए कि हमारे घर के पास ये लग रही है, हम ये लगवा लेते, बस बात खत्म। क्योंकि जो एक वैक्सीन लगेगी वही दूसरी लगेगी, फिर आप बदल नहीं सकते। जी डॉक्टर, अब बात करते हैं कोविड से रिकवर होने के बाद। कोविड से रिकवर होने के भी बाद कुछ महीनों तक लोगों में थकान, बुखार, सिर दर्द या फिर गंध न आने की शिकायत बनी रहती है और सबसे आम शिकायत है वो है थकान की। इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं या इसको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? ये देखिए, ये हमें पिछले साल अगस्त के महीने में ये रिपोर्ट आने लग गई थी और इसको एक टर्म भी दी गई थी, लॉन्ग कोविड, लंबा कोविड या लॉन्ग कोविड नाम से एक डिजीज एंटिटी डिस्क्राइब की गई थी, जिसका मतलब था कि कोविड के सिम्टम ठीक हो गए हैं बट ये थोड़े चलते जा रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं और अभी ज्यादातर ऐसे मरीज बहुत आ रहे हैं हमारे अस्पताल में, आईसीयू अभी फुल पड़े हैं, जिनके अंदर समय हो गया है और कोविड के लक्षण ठीक हो गए, फिर दोबारा से शुरू हो गए। जिनको हमने घर भेज दिया उनको थकान है, उनको गंध नहीं आती है, उनका डिप्रेशन हो जाता है। आप सोच नहीं सकते हैं कि कोविड के बाद कितने लोगों को मानसिक डिप्रेशन हो गया है। हमारा अस्पताल तो आम जनता के लिए मानसिक डिप्रेशन ट्रीट करने के लिए वेबिनार कर रहा है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। बिकॉज ये आपको इतना डिप्रेशन हो जाता है कि आप खाना बंद कर देते हैं, आपके अंदर सुसाइडल आत्महत्या करने की टेंडेंसी आ जाती है। तो ऐसी चीजें देखी गई हैं और ये समय से ठीक होंगी। तो इसका इलाज वही है कि आप घर जाएं, अपना थोड़ा सा धीरे धीरे ठीक होंगे। आप ऐसा नहीं होगा कि आप अस्पताल से घर जाएंगे या बीमारी हो गई है और अब 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। इसको आपको शायद अपने दफ्तर से 3 हफ्ते की छुट्टी लेनी पड़ेगी। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज शुरू करनी पड़ेगी या योगा शुरू करना पड़ेगा और अपना खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर डायबिटीज है तो शुगर कंट्रोल में करनी पड़ेगी, अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना पड़ेगा, अगर किडनी की बीमारी है तो किडनी की बीमारी में जो भी आपको एहतियात बोले गए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी और आपके फेफड़े तंदुरुस्त होंगे। आजकल ये देखा गया है कि इस चीज को 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं। बस आपको एक चीज कर सकते हैं जो आम जनता कर सकती है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है, डिप्रेशन को नहीं आने देना है और अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। जी डॉक्टर, इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आशीष गुप्ता। आइए उनका सवाल सुनते हैं। आशीष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ और सर मेरा ये सवाल था सर, जैसे मेरी 6 वर्ष की बच्ची है जिनका आंखों का सर्जरी हुआ सर, तो उसके मेरे को रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है सर हर 3 महीने में। इसके लिए क्या सावधानी बरत के जाओ? और दूसरा सवाल ये था सर, क्या अब पहले की तरह जिंदगी जी पाएंगे आगे या नहीं, ये मेरे को जानना था।
डॉक्टर रंजन, ये एक बहुत आम सवाल है लोगों का कि 6 वर्ष की, फिलहाल इनकी जो सवाल है, 6 वर्ष की इनकी बच्ची है, आंखों का ऑपरेशन हुआ है और लगातार इनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो क्या सावधानियां इन्हें बरतनी चाहिए? नमस्कार आशीष जी, ये बिल्कुल सही है। हम रोज इसके बारे में बात करते हैं। आपको ऑपरेशन हो गया, जाना तो पड़ेगा। तो बहुत सारे जो अस्पताल हैं पूरे हिंदुस्तान में, आपने जहाँ से ऑपरेशन कराया था हमें मालूम नहीं है, वो वहाँ पे एक प्रायर अपॉइंटमेंट ले लें और अपॉइंटमेंट के दिन ही वहाँ जाएं और बच्चे को मास्क पहना के जाएं और ये ख्याल रखें कि भीड़ वाले इलाके में नहीं जाना, आप भी मास्क पकड़ें। और अगर अपॉइंटमेंट होगा आपका तो उस एरिया में भी भीड़ नहीं होगी और सब डॉक्टर देखेंगे। अगर उसके बाद कोई प्रोसीजर करना होगा, कोई छोटा सा ऑपरेशन करना होगा, तो वो पहले हर मरीज का आजकल पहले वो टेस्ट करा लेते हैं। अगर वो नेगेटिव होता है तो तभी टेस्ट होता है। अगर सिर्फ देखने जाना है तो डॉक्टर एक स्क्रीन के पीछे बैठे होते हैं, सबने अपनी क्लिनिक में ऐसे कर लिया है, अपॉइंटमेंट लीजिए और वो बच्चे को देख के भेज जाएंगे। आप बच्चे को मास्क लगाइए, अपने आप को मास्क लगाइए, वो जो भी कोविड जैसे बिहेवियर होता है वो सब फॉलो कीजिए। जी डॉक्टर रंजन, कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड्स की बड़ी चर्चा हुई। स्टेरॉइड्स काफी लोगों को दिया भी गया। ऐसे में देखा गया कि कुछ लोगों का जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि या ये शुगर लेवल हमेशा के लिए बढ़ा रहेगा या फिर ये कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद अपने आप नॉर्मल आ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कुछ ही चीजें हैं जो हम कह सकते हैं कि 3 या 4 दवाइयां ये कोविड के अगेंस्ट शर्तिया काम करती हैं। उसमें से एक स्टेरॉइड है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों को मिलाया गया है, बट प्रॉब्लम हमारे देश में ये है कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में बहुत लोगों को स्टेरॉइड खिलाया गया है जबकि उनको खिलाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हमें सबको बताना पड़ेगा कि आपके पॉजिटिव होते ही जब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, स्टेरॉइड खाने से आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं हो सकता है। ये सबको समझना पड़ेगा। और अब ये स्टेरॉइड खाने के नुकसान भी हैं, हर दवाई का साइड इफेक्ट होता है। एक साइड इफेक्ट स्टेरॉइड का है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है। जिनको शुगर होती है उनका तो बढ़ जाता है, जिनको नहीं भी होती है उनके अंदर भी ब्लड शुगर बढ़ी हुई आती है और दवाई या इंसुलिन खानी पड़ती है। बट ये देखा गया है कि जब आप स्टेरॉइड को धीरे धीरे बंद कर देते हैं तो ये शुगर भी अपने आप नॉर्मल की तरफ आ जाती है और फिर ये ऐसा नहीं होता है कि आप जिंदगी भर के लिए डायबिटिक हो जाते हैं। जी डॉक्टर, अगर जिन व्यक्तियों में इस तरह से शुगर बढ़ गई है स्टेरॉइड्स खाने के बाद, हालांकि उनको शुगर नहीं था, क्या उनको अपने खाने में भी कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, ऐसा है कि जब आप स्टेरॉइड खा रहे होते हैं तो स्टेरॉइड भी एक बड़ी पोटेंट दवाई है, स्ट्रांग दवाई है। तो उसका साइड इफेक्ट जैसे है कि आपका शुगर बढ़ सकता है, तो शुगर को कंट्रोल करने की भी दवाई दी जाती है, इंसुलिन या कोई और दवाई दी जाती है। और वो बार बार शुगर देख के वो जो दवाई होती है शुगर की वो ऊपर नीचे की जा सकती है। तो जब तक आपका शुगर ज्यादा रहता है और फिर एक लेवल के नीचे आ जाता है बट बढ़ा ही रहता है, तो आप जैसे जो एक डायबिटीज लोग हैं वैसे आप खान पान अपना रखिए, थोड़ा सा चीनी कम खाइए, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाइए, तो ये शुगर कंट्रोल में हो जाएगा। अगर आप डायबिटिक नहीं थे और स्टेरॉइड खाने से शुगर बढ़ी थी तो चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि आपका शुगर नॉर्मल हो जाएगा और तब तक आप खाने में थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से वजीर। वजीर जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। थैंक यू, धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, मैं ये कह रहा सर कि कोरोना के वैक्सीन के प्रति बहुत सारे कालाबाजारी हो रहा है। सर, मैं अगर कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीन ले रहा है तो मैं कैसे उसे पहचानूं कि ये वैक्सीन सरकार का मान्यता प्राप्त है या कोई और है? जी डॉक्टर रंजन जानना चाहते हैं ये कि ये जो वैक्सीन ले रखे हैं ये सही है या नहीं है? देखिए, नमस्कार वजीर जी। ये आपके दिमाग में ये आया कि कालाबाजारी हो रही है और वैक्सीन ठीक है कि नहीं है, इसका आप कैसे जान पाएंगे? हमें नहीं लगता कि आप ये जान पाएंगे कि ये वैक्सीन ठीक है कि नहीं है देख के, बिकॉज हमारी तो ये नॉलेज है कि जो वैक्सीन मिल रहे हैं सब ठीक मिल रहे हैं। आपको चाहिए कि एक सर्टिफाइड सरकारी अस्पताल या वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और वहां से लगवा लें। वहां पे 0.01 या 1% से कम भी चांसेस नहीं है। नामुमकिन है कि आपको वहां पे कोई कालाबाजारी का नकली वैक्सीन लगे। नकली वैक्सीन तो ऐसा कोई है ही नहीं है। अगर फिर भी आपको लगता है तो आप एक सरकारी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको बिल्कुल ठीक वैक्सीन लगेगा। जी
डॉक्टर रंजन, कोरोना के गंभीर मरीजों में संक्रमण का ज्यादा प्रभाव दिख रहा है, खासकर ऐसे व्यक्तियों में जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। क्या कारण है और आगे उनको और क्या समस्या हो सकती है? ये देखिए, ये जब से सेकंड वेव आई है तो नंबर बढ़ गए हैं तो जो सीरियस मरीज हैं वो भी बढ़ गए हैं। हमारे अस्पताल में मेरे आईसीयू दोनों फुल चल रहे हैं, 4 आईसीयू है मेरे पास। तो उनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि पहली बार जब आया था, पिछले अप्रैल मई का टाइम था, उन दिनों इतना सीरियस हमने इफेक्ट्स नहीं देखे थे। ये जो दूसरा वायरस है, जो नए वायरस का स्ट्रेन आया, इससे जो मरीज सीरियस होते हैं, बहुत सारे तो सीरियस नहीं होंगे, जो सीरियस होते हैं उनमें बीमारी काफी लंबी चलती है। तो आपको चाहिए कि आप एक अच्छे अस्पताल चले जाएं, बेशक वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, और वहां पे डॉक्टरों की जो राय हो उसको फॉलो करें, और वो ही आपको दवाइयां देंगे या घटाएंगे। और अपने आप ऐसा मत कीजिए। हम तो ये भी देख रहे हैं कि कई लोग अस्पताल जाना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हमने एक पल्स ऑक्सीमीटर घर में ले लिया, एक कार्डियक मॉनिटर भी ले लेते हैं, एक नर्स को घर पे ले आते हैं और इलाज घर पे करते रहेंगे। ऐसा मत कीजिए। ये जो नया वायरस का स्ट्रेन आया है, जिन लोगों की तबीयत खराब हो रही है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो ये देखा गया है कि उनको बहुत लंबे समय तक बीमारी चल रही है। लंबे समय तक बीमारी चलेगी तो जिस मरीज को पहले ही किडनी की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी या कैंसर की बीमारी होगी, तो उनकी हालत और खराब हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। आइए अब अपने अगले श्रोता का सवाल सुनते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना से हरविलास सिंह तोमर। हरविलास जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा प्रश्न ये है कि अक्सर गांव के लोग बाहर कम आते जाते हैं, फिर भी क्या कारण है कोरोना की दूसरी लहर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक असरकारक हो रही है? जी, डॉक्टर रंजन ये जानना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब क्यों कोरोना की लहर बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है कि अब ग्रामीण एरिया में ये जो लहर बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि आपने बोला कि वहां से लोग कम आते जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आते जाते नहीं है। ये तो अगर एक आदमी को ऐसे लक्षण हो, और जिसको हम सुपर स्प्रेडर बोलते हैं, वो तो 200 लोगों को अफेक्ट कर सकता है। एक आदमी के अंदर ही लक्षण आए और अगर वो लक्षण से वो बाकी लोगों से मिला, तो पूरे गांव में जितने लोग हैं अपने पूरे परिवार को अफेक्ट कर देगा। ये तो होना ही था। और काम अपने रोजगारी के लिए, काम के लिए तो लोग दूसरे शहर में जाते ही हैं, वहां से इन्फेक्शन ले आते हैं। तो ये तो रूरल एरिया में या ग्रामीण एरिया में इन्फेक्शन जाना ही था। इसका तो कोई कारण था ही नहीं कि नहीं पहुंचता। और फिर बाकी लोग हैं, जैसे अभी पीछे कुछ कुंभ के स्नान हुए या ऐसे कोई और धार्मिक फंक्शन हुए, वहां पे जितने लोग गए वो सब जब वापस जाएंगे तो वो साथ इन्फेक्शन लेके जाएंगे। हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए, मतदान हुए, वहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए, वहां से वापस जाएंगे। तो जो लोग अफेक्ट हुए हैं वही ग्रामीण एरिया में जाएंगे और लोगों को अफेक्ट करते रहेंगे। जी, हमारे अगले श्रोता हैं फरीदाबाद से अनवर बिहारी। अनवर जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। मैं डॉक्टर साहब से नमस्कार करता हूँ। सर, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के प्रति काफी चिंता जताते हैं, लेकिन जब वैक्सीन लगाने की बारी आती है तो वो या तो कहीं न कहीं डरते हैं या कहीं न कहीं उनके मन में वैक्सीन के प्रति आलोचनात्मक सोच हुआ करती है। पहला प्रश्न तो मेरा सर ये है, ऐसे लोगों से डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि मेरी वाइफ को आज वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, तो अब उन्हें और क्या क्या सावधानी बरतनी होगी? जी, डॉक्टर अंजन। पहला इनका प्रश्न था कि लोगों को जो वैक्सीन से डर लगता है उनके लिए हम क्या कहना चाहते हैं, यही था ना प्रश्न? जी। इनका तो उनके लिए तो हम क्या कहें, हम आपके सामने खड़े हैं, जितने डॉक्टर हैं सबने लगा ली है, आपके प्रधानमंत्री ने लगा ली है, आपके हर साइंटिस्ट ने लगा ली है, आपके हर बुद्धिजीवी ने लगवा ली है। तो जब सबने लगवा ली है तो ग्रामीण एरिया के लोग या फरीदाबाद के लोगों को क्यों डर लगता है, इसका कोई कारण नहीं है। बट इसके बावजूद अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल आता है तो आप वो अपने सरकारी अस्पताल के जो जहाँ पे वैक्सीन सेंटर है वहां जाइए, वहाँ डॉक्टर से बात कीजिए, या ऐसे जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे सवाल पूछिए। हम कितने प्रोग्राम करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो कितना अच्छा काम कर रहा है, वहाँ सवाल पूछिए और शर्माइए नहीं, आप कोई भी सवाल पूछ लीजिए। तो हम तो ये कहते हैं कि जितना भी बेकार सा सवाल आपको लगे वो भी पूछिए। हम बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए और आपको समझाने के लिए कि क्या सच है क्या सच नहीं है।
देखिए, जब डॉक्टर हमारे साथ हैं तो आप किसी भी तरह के सवाल बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब अपनी विशेष राय के साथ आपको इसका जवाब जरूर देंगे। और डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि इनकी पत्नी को वैक्सीन लग चुकी है, पहली डोज लग चुकी है, अब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ओके, मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि पहली डोज लगने के बाद भी अभी आप में अच्छे तरीके से बीमारी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनी है। तो ये एंटीबॉडीज तो दूसरी डोज के बाद 15 दिन बाद ही बन पाती है। तो अभी आपको सारे वो सावधानियां व्रत करनी पड़ेंगी जो आप पहली डोज से पहले करते थे। जी, आपको मास्क लगाना है, आपको जहाँ पे भीड़ भड़क्के की जगह वहां नहीं जाना है, हाथ धोने हैं बार बार, अब कहीं हाथ लगा के या किसी आदमी से हाथ मिला के गले मिलना नहीं है, नाक में, कान में, आंख में नहीं लगाना है। ये सब आपको सावधानियां तो व्रत करनी पड़ेंगी। और जब दूसरा भी इंजेक्शन लग जाएगा उसके भी बाद आपको ये बेसिक बिहेवियर तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चांसेस हैं कि एक दूसरा शॉट लगने के बाद आपको अगर बीमारी होगी तो वो कम होगी। जी, हमारे अगले श्रोता हैं मध्य प्रदेश के पीपरी से यशवंत जैन। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका। पीपरी से यशवंत जैन सदर बाजार से बोल रहा हूँ सर। जी कहिए। मेरा ये कहना है कि जो ऑक्सीकेटर होता है इसका उपयोग हमें कोविड के मरीज के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या ये बुजुर्ग लोगों के लिए जो वृद्धावस्था प्राप्त करते हैं और उन लोगों के लिए टेम्परेरी व्यवस्था के लिए ऑक्सीकेटर का उपयोग होता है या कोरोना वाले के लिए होता है? जी, इसके बाद डॉक्टर ये ऑक्सीमीटर के बारे में शायद जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ कोरोना के पीड़ित व्यक्तियों के लिए ही होता है या बुजुर्गों को में भी ऑक्सीजन की जांच के लिए इसे उपयोग में ला सकते हैं? हमें ऐसा लगा कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में बात करना चाहते हैं या पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। हम दोनों के बारे में बता देते हैं बहुत संक्षेप में डॉक्टर। हाँ, एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो आप उंगली पे लगाते हैं, वो कोई भी लगा सकता है, बुजुर्ग हो या बच्चा हो या एडल्ट हो, और उस पे एक नंबर आ जाता है जिसपे आपको पता चल जाता है आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। और साथ में दूसरा नंबर आता है कि जो आपका गति का पल्स रेट जिसको बोलते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उसमें से ऑक्सीजन हवा से खींच के ऑक्सीजन कंसंट्रेट होके आ जाती है। वो कोरोना में भी इस्तेमाल कीजिए अगर ऑक्सीजन कम है, और बुजुर्गों में अगर जैसे दमे की बीमारी हो जाती है, घर पे ऑक्सीजन लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वहां भी आप लगा सकते हैं। उसमें 1 लीटर से 5 लीटर तक ऑक्सीजन नॉर्मल कंसंट्रेटर से जाती है। जी, हमें उम्मीद है आपको अपनी जिज्ञासा का समाधान मिल गया होगा, अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। डॉक्टर रंजन, कार्यक्रम के अंत में हम पहुंच चुके हैं, उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम अपने विशेषज्ञ से ये जानना चाहते हैं कि वो क्या कहेंगे हमारे लिसनर्स को ताकि वो कोरोना की सारी लहरों से हमेशा के लिए बचे रहें। हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि अब दूसरी लहर आ गई, दूसरी लहर भी अब धीरे धीरे कम हो रही है, और हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर नहीं आए। बट अगर तीसरी लहर आएगी तो हमें पक्का विश्वास है कि हम सब कमर कस के तैयार बैठे हैं और हम इससे लड़ सकते हैं। एक और बात हम बताना चाहेंगे कि अब हम ज्यादातर ग्रामीण एरिया में देख रहे हैं प्रॉब्लम वहां फैल रही है, तो कृपया जिनको कुछ सवाल हैं जिनके दिमाग में, या उनके सरपंच हैं जैसे गांव के, या और बुद्धिजीवी जो गांव के हैं, या औरतें हैं, उनको कहें कि आप जाके बात कीजिए। आप ऑल इंडिया रेडियो का एक रेडियो तो हर एक के घर में होता है, वहां सवाल पूछिए और हम जैसे लोगों से उसका जवाब पाइए। जी, और अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि वैक्सीन से आपको कोई तकलीफ हो सकती है। जी, डॉक्टर रंजन, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, जिज्ञासाएं शांत करने के लिए, विशेष राय देने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हम अपने सुनने वालों को बता दें, अगर हम इस कार्यक्रम को समाप्त करें, डॉक्टर की राय माने, तो 2-3 मोटी मोटी बातें हैं जिन्हें हमें याद रखनी है कि तीसरी लहर के डर से बच्चों को बेवजह दवाई देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैक्सीन लगाने से बिल्कुल भी मत डरिए। वैक्सीन ही एक ऐसा बचाव है जो कोरोना से हमको बचा सकता है, और वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना है, मास्क जरूर पहनना है, हाथ जरूर धोने हैं, और सुरक्षित और सामाजिक दूरी बना के रखनी है। इसके साथ ही मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे
आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर अंजन त्रिखा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।